हेलो जी स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का अकाउंट्स का 2018 का पेपर। ओके, इससे पहले हमने 2019 का पेपर सॉल्व किया था और हमें पता है कि हमने किस तरीके से पेपर सॉल्व किया था और वही पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन निकाल के वीडियो को पॉज कर देंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन बन जाता है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को मैच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर देंगे। और इन केस हमें अगर क्वेश्चन नहीं बनता है या हमें कुछ डाउट होता है क्वेश्चन पे, फिर जो है हम सॉल्यूशन को रेफर करेंगे वीडियो से। ओके, ये पैटर्न आपको रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हम क्वेश्चंस जो है खुद से कर सकते हैं। हाँ, सेकेंडरी चीज ये हो सकती है कि हम क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहे हैं तो ये समझ में आएगा हमें कि हमें और ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। और अभी तो हमारे पास सफिशिएंट समय भी है प्रैक्टिस का, तो हम वो भी चीज कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस जो हैं हमारे फेवर में है। सो वी कैन स्टार्ट विद द अकाउंट्स पेपर फॉर द ईयर 2018। हमारे सामने 2018 का पेपर है और हम वही पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द, सबसे पहले आपको दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस, तो हम इंस्ट्रक्शंस को ड्रॉप करते हैं, स्किप कर देते हैं। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चंस, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास चूज द करेक्ट ऑप्शन है और उसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एजेंट एक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसके बिहाफ पे एजेंट एक्ट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, कंसाइनमेंट एक टॉपिक है जो पहले आता था, अब नहीं आता है। इट मींस इट इज नॉट इन अवर सिलेबस और हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, गुडविल इज, गुडविल क्या है? ऑप्शंस आर फ्लोटिंग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट, सॉरी टेंजिबल एसेट, और फिर दिया हुआ है आपको फिक्टिशियस एसेट्स। तो हमें पता है गुडविल एक फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स है, हम उसको छू नहीं सकते हैं। नाइदर इट इज अ फ्लोटिंग और अ nor it is a fictitious asset. So our answer fixed asset is the correct answer. ठीक है, ये ऑप्शन जो है सही है। हाँ, इसमें हो सकता है इंटेंजिबल भी कभी पूछ ले, नेक्स्ट टाइम वो इंटेंजिबल के नाम से पूछ ले, देन गुडविल इज अ फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। When the number of partners in a firm exceeds 20, in the case of banking firm 10, it is called, उसे क्या बोलते हैं जब मेंबर्स जो हैं फर्म में बढ़ जाते हैं? स्टूडेंट्स, हमें एक चीज ध्यान देना है कि ये जो नंबर्स थे ये पहले थे, ये नंबर्स अब जो है अमेंडमेंट हुआ है इन द कंपनीज एक्ट 2013 और उसका फिर इम्प्रोवाइजेशन हुआ था इन द ईयर 2014। उसके अंडर जो है अब हमारे पार्टनर्स जो हैं शुड नॉट बी मोर देन 50, उसकी लिमिट बढ़ गई है। मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं आपके 50 होने चाहिए। तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो कैसा आएगा, सेम स्टार्टिंग तो ऐसे ही आएगी, व्हेन से स्टार्ट हो जाएगा, व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म एक्सीड्स 20 को कैंसिल करके वो आपसे पूछेंगे 50। ओके, देन इट इज कॉल्ड, अगर 50 से ज्यादा एक्सीड हो जाते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर्म से हम अगर विपरीत जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, देन इट विल कम अंडर द कंपल्सरी डिसोल्यूशन। हम ऑप्शंस पढ़ते हैं कि क्या कंपल्सरी डिसोल्यूशन है क्या हमारे ऑप्शन में। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एट विल, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ये है हमारे ऑप्शन में। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑन हैपनिंग ऑफ अ कंटिजेंसी, जब कोई रूल बना है और हम अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे देन आपका डिसोल्यूशन जो है वो कंपल्सरी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट विल बी डी। यस, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम brought by new partner is credited in, जो अमाउंट नए पार्टनर के द्वारा लाया जाता है प्रीमियम के वे में, उसे हम किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स, कभी भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे पहले हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए।
अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया देन वी कैन सॉल्व इट वेरी करेक्टली, और अगर क्वेश्चन में ही हमें कोई डाउट है तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और उसे गलत कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जब कोई नया पार्टनर आता है और वो प्रीमियम लेकर आता है तब कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, सेकेंड ऑप्शन इज देयर प्रीमियम अकाउंट, देन न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एंड फोर्थ इज बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जब कोई नया पार्टनर आता है तो हम उसके लिए जनरल एंट्री क्या करते हैं, और वो प्रीमियम लेकर आता है अगर तो हम उसके लिए जनरल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। तो हमने कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया है, प्रीमियम अकाउंट को। हमारे ऑप्शन में है क्या प्रीमियम अकाउंट, यस हमारे ऑप्शन में है प्रीमियम अकाउंट। और अगर हमें पता है, कंसेप्ट हमारा क्लियर है, तो हम फटाफट से अपना आंसर जो है वो टिक कर देंगे। सो द ऑप्शन नंबर सेकंड प्रीमियम अकाउंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और इन केस कभी कभी ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसका हमें आंसर रियल में नहीं पता रहता है, बाय चांस हमें इसकी एंट्री नहीं याद आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस को स्किप करना कि कौन सा इसमें से ऑप्शन नहीं है, तो वो आंसर हमारा बचेगा कि इसमें से कौन सा इसका आंसर है। जैसे कि हम एक सॉल्व करते हैं, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज मुझे इसकी जनरल एंट्री नहीं पता है, तो फिर क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब गुडविल आती है तो वो गुडविल नए पार्टनर को तो मिलेगी नहीं, तो जो नए पार्टनर के ऑप्शन है वो तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो कैंसिल हो गया। अब वो अमाउंट लेकर आ रहा है तो हमें ये पता है कि हमारा बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, तो बचा हमारा प्रीमियम अकाउंट, और हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डिबेंचर इज, डिबेंचर क्या है, a certificate for loan taken by company, a certificate of share received, a certificate for loan granted, a certificate of allotment of shares। तो हमें एक चीज ये तो पता है कि शेयर्स और डिवेंचर्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो शेयर्स वाले जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो गए, हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास एक लोन ग्रांटेड है और एक लोन टेकन है, तो जब कंपनी लोन लेती है पब्लिक से then it issues debenture, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, a certificate for loan taken by a company is the correct option। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। ये खत्म होते हैं हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है अकाउंट सेल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसाइनी, तो ये अगेन कंसाइनमेंट टॉपिक का है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी आर स्किपिंग। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक एसेंशियल एलिमेंट है क्या पार्टनरशिप का। तो हमने पढ़ा है पार्टनरशिप में कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंपलसरी, अगर आपको पार्टनर बनना है and if you are not having any capital then also you can become partner by your mutual consent among the partners। ठीक है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक एसेंशियल फीचर नहीं है, बिना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के भी आप जो है पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन एसेंशियल है क्या, तो एसेंशियल नहीं है, तो हमारा आंसर जो है दैट विल बी फॉल्स। ठीक है, ओके, यस फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, दिस आर सच क्वेश्चंस कि हम कंफ्यूज हो गए उसको गलत कर देंगे। ठीक है, जब कोई फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन होता है क्या, यानी बिजनेस ही बंद हो गया, तो बिजनेस ही अगर बंद हो गया तो उसके पार्टनर्स भी आपस में बिजनेस बंद कर देंगे, दैट इज वेरी ट्रू। इसका आंसर जो है वो सही है, दैट इज ट्रू, है ना। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या बोर्ड पे, सी का आपका आंसर जो है वो क्या है, ट्रू।
ओके, अब इसमें समझने वाली बात यह है, क्वेश्चन कभी कभी आपको इस तरीके से भी आ सकता है, इसका ही अपोजिट, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर पहले आता है और फॉर्म बाद में आता है। जैसे कि हम उसको रीड करें चेंज करके, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो इसका मतलब ये है क्या कि फर्म का भी डिसोल्यूशन होता है। इस केस में आपका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप अगर खत्म कर दी है लेकिन फर्म अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टार्ट है तो कोई और उसको चला सकता है। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आपको ध्यान रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर आता है देन दैट विल बी फॉल्स, ठीक है, और ये है आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऊपर के भी मैं आपको लिख देती हूँ, उसमें क्लियर नहीं दिखता होगा। हमारा बी वाला ऑप्शन जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज एन एसेंशियल फीचर, तो आपका ऑप्शन जो है वो इट इज नॉट एन एसेंशियल फीचर, दैट इज फॉल्स, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा डी वाला पोर्शन, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है, वहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, एट द टाइम आएगा। द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। जब कोई नया पार्टनर आता है और कोई ऐसा प्रॉफिट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है तो वो सभी पार्टनर्स को नहीं मिलता है, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन फॉल्स, कि वो सभी पार्टनर्स में नहीं बढ़ता है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा ट्रू और फॉल्स है, डिबेंचर्स आर इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, तो ये बिल्कुल सही है कि डिबेंचर्स जो हैं वो कंपनी के द्वारा इश्यू होते हैं अंडर इट्स कॉमन सील, सो ई ऑप्शन विल बी ट्रू, ठीक है। ये है हमारे ट्रू एंड फॉल्स, देख लीजिए आप उसको अच्छे से और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पैटर्न आपको वही अडॉप्ट करना है, पहले खुद सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर आगे आपका कंसाइनमेंट, इसको हम स्किप करते हैं, कंसाइनमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी, क्या होना चाहिए पार्टनरशिप का बिजनेस, बताइए आप। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी, इट शुड बी लीगल। आपका बिजनेस जो है पार्टनरशिप का क्या होना चाहिए, लीगल। फर्स्ट हमने सॉल्व नहीं किया है, दिस इज सेकेंड। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है नंबरिंग का, आपको सही क्वेश्चन नंबर पुट अप करना है। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी लीगल, ओके। नेक्स्ट, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स अमाउंट टू डैश ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये क्वेश्चन हमने कहाँ देखा था, 2019 का पेपर जब सॉल्व किया था तब भी ये क्वेश्चन आया था कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं reconstitution of the firm, reconstitution is the correct answer, ठीक है। next question, the amount paid by new partner for acquiring his share in the assets of a firm is called, जो अमाउंट किसके द्वारा पे किया गया है, हमारे नए पार्टनर के द्वारा पे किया गया है एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, एसेट्स का शेयर एक्वायर करने के लिए फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं हम, वो जो है नया पार्टनर क्या लेकर आता है इसके बिहाफ पे, कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी आर सॉल्विंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी द कंसिडरेशन फॉर डिबेंचर्स इज, डिबेंचर्स के बिहाफ पे आपको क्या मिलता है, तो डिबेंचर्स के बिहाफ पे कंपनी हमें क्या देती है, इंटरेस्ट, okay, so these are the answer, you can just solve it, okay। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, क्या है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, यस, आंसर इन वन वर्ड देना है हमें या सेंटेंस फॉर्म में देना है।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन इज पेड फॉर रियलाइजिंग क्रेडिट सेल्स एंड बियरिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स? ये अगेन हमारे कंसाइनमेंट का है और हम इसको ड्रॉप करते हैं। यस, नेक्स्ट बी, व्हेन आर पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड? पार्टनर का करेंट अकाउंट जो है वो कब प्रिपेयर किया जाता है? कब प्रिपेयर किया जाता है? हमने देखा है दो मेथड होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपके दो अकाउंट बनते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। और उन्होंने वही चीज पूछा है कि करंट अकाउंट कब प्रिपेयर होता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम प्रिपेयर करते हैं हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। फिर हाउ मेनी टाइम्स द रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फर्म्स लाइफ? रियलाइजेशन अकाउंट फर्म की लाइफ में कितनी बार प्रिपेयर होता है? तो पहले तो हम ये समझे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो जब फर्म बंद होती है, डिसोल्यूशन होता है, उसका वाइंड अप होती है, तब बनाया जाता है। तो डिसोल्यूशन कंपनी या फर्म की लाइफ में एक ही बार होगा कि रोज रोज बंद होगा? नहीं, एक ही बार होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी कब बनेगा? एक ही बार बनेगा उसकी लाइफ में, वंस लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स? वंस टाइम द रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फर्म्स लाइफ। ओके, next question, how much amount is received on the death of a partner if the firm has taken life policy of all partners? अगर फर्म ने साथ में सभी पार्टनर्स की जो है लाइफ पॉलिसी ली है, तो अमाउंट जो है कितना रिसीव होगा किसी पार्टनर के डेथ पे? तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपको रिसीव होता है when such is the case या such is the condition। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फुल अमाउंट लिख सकते हो, नहीं तो आप होल भी लिख सकते हो, WHOLE। फुल अमाउंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन आंसर, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स? बहुत इजी है, पढ़ा है हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में। कौन से डिबेंचर्स हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं? दैट विल बी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, है ना। ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनको हम फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे आंसर इन वन वर्ड। यस, यू कैन सी इट, देख लीजिए आप। अब हमारा सेक्शन आता है ऑब्जेक्टिव का, दैट इज मैच द कॉलम। मैच द कॉलम है हमारे सामने, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं बाय कॉलम ए में क्या चीजें दी हुई हैं और बी में क्या दी हुई हैं। यस, कमीशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो कमीशन हमारा कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, तो ये तो आपका ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, यानी ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करते हैं। गुडविल इज अ सेलेबल, गुडविल क्या है? ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, अ डिबेंचर होल्डर इज नॉट रिगार्डेड, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इट इज क्रेडिटेड इन प्रीमियम अकाउंट, आर क्लोज्ड बाय द कंसाइनी, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, एसेट्स, ठीक है। ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को लेके उसके सॉल्यूशन को, आंसर को मैच करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कमीशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड और इधर दिया हुआ है कंसाइनी, तो ये तो सेम है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसका आंसर हमें मिल गया, इसको हम स्किप करते हैं। अब हमारे पास है गुडविल इज सेलेबल, तो हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं, इट इज क्रेडिटेड इन प्रीमियम अकाउंट, नहीं। गुडविल इज सेलेबल आर क्लोज्ड, नो। गुडविल कंसाइनी हट गया, गुडविल मेंबर, नो। लास्ट ऑप्शन है आपका गुडविल इज अ सेलेबल एसेट, गुडविल जो है आपकी सेलेबल एसेट है, ठीक है। हमने देखा हर ऑब्जेक्टिव में आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, तो उसको हमने ड्रॉप कर दिया है। तो गुडविल इज अ सेलेबल एसेट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ हमें ऑप्शन दिख रहा है आर क्लोज्ड, ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, है ना। कुछ शायद मैच द कॉलम उनको नहीं मिल रहा होगा, इसलिए इस तरीके के मैच जो है उन्होंने डाले हैं। When goodwill is brought by new partner in cash, जब गुडविल नए पार्टनर के द्वारा कैश में लाई जाती है, अभी हमने सॉल्व किया था, सेम ऑब्जेक्टिव दे दिया उन्होंने दो बार। अभी इससे पहले हमने सॉल्व किया था
तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, उन्होंने ये चीज पूछी थी और यहाँ पे उन्होंने मैच में दे दी है। तो जब गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है तो इट इज क्रेडिटेड इन प्रीमियम अकाउंट, इट इज credited in premium account। ठीक है, फिर लास्ट बचा है अब हमारे पास डिबेंचर होल्डर इज नॉट रिगार्डेड मेंबर ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर को मेंबर ऑफ द कंपनी नहीं बोला जाता है। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द व्यू और विजन, तो आप क्या करेंगे, आपका मोबाइल जो है लैंडस्केप मोड पे कर देंगे, देन जो है आपको विजिबिलिटी जो है थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। ओके, अब पढ़ते हैं हम, हमारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट सेक्शंस पे आते हैं हम, दैट इज 6th क्वेश्चन हमें दे रहा है 2 मार्क्स का। एक्सप्लेन स्टेटरी पोजीशन ऑफ अ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर की स्टेटरी पोजीशन बताना है। तो अभी हमने मैच द कॉलम भी सॉल्व किया है, दैट डिबेंचर होल्डर इज नॉट रिगार्डेड एज द मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो सेम यही चीज हमें उनका स्टेटरी पोजीशन बताना है। तो हम क्या बताएंगे, डिबेंचर होल्डर इज नोन एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, इट इज नॉट रिगार्डेड और दे आर नॉट रिगार्डेड एज द मेंबर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये इसकी स्टेटरी पोजीशन होती है डिबेंचर होल्डर की। नेक्स्ट, और मैं आपसे पूछा है व्हाट इज डिबेंचर्स, डिबेंचर क्या है? तो ये भी हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है। इट इज अ लोन टेकन बाय अ, इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी। हम उसको और आगे एलाबोरेट कर सकते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव में इतना पढ़ा था। हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी। आप चाहो तो आप लिख सकते हो, डिबेंचर इज एन certificate issued by a company for the loan taken from the public, okay, on behalf of the debentures या in consideration of the debentures interest has been paid to the public who has taken such debentures, okay. Debenture holders are known as the creditors of the company, they are regarded as the not regarded as the members of the company। ठीक है, ये हो गया हमारा डिबेंचर्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th, व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है अकाउंटिंग रेशियो? हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है? इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जो हमें ये बताता है यहाँ 2 आइटम्स के बीच में म्यूचुअल सिमिलैरिटी बताता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। ओके, इट सजेस्ट अस, ओके, बिटवीन द 2 टर्म्स, सिमिलैरिटी बिटवीन द 2 टर्म्स। और वो किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी इन द फॉर्म में, उसका आंसर कैसे आता है हमने किया हुआ है सॉल्व, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स, टाइम्स में उसका आंसर आता है। जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं तब उसका आंसर जो है परसेंटेज में आता है, सॉरी, और टर्नओवर रेशियो जब हम निकालते हैं तब उसका आंसर जो है वो टाइम्स में आता है। ठीक है, उस टाइम्स में आ सकता है, प्रपोर्शन में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, एंड परसेंटेज में जो है उसका आंसर आ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने और पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है? ये एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस। वो क्या बताता है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वो इंटरप्रेट करता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंपनी और फर्म। और किस तरीके से वो मेजर करता है? बाय मेजरिंग द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, है ना। किसको इंटरप्रेट करता है? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी को इंटरप्रेट करके जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ कंपनी जो है वो मेजर की जाती है, उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल एनालिसिस। और इसके बहुत सारे टूल्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज से हमने बहुत सारे टर्म्स जो है वो निकाले हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है हमारे कंपनी की। ठीक है, अब आपको 8th क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है,
Yes, 8th question. Yes. Write the formula of liquidity ratio. आपको लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। स्टूडेंट्स, जनरली हम जो है कंफ्यूज होते हैं लिक्विडिटी रेशियो और हमारे पास एक क्वेश्चन आता है लिक्विड रेशियो। तो हमें ये समझना है कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी ऐसा टर्म है जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करना है ना। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारे आते हैं दो फॉर्मूले। लिक्विडिटी रेशियो आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से रेशियो होते हैं? पहला रेशियो होता है आपका करंट रेशियो और दूसरे रेशियो को बोलते हैं हम लिक्विड रेशियो। यस, इसके और भी नाम्स हैं, हम उसको देखते हैं, लेकिन उन्होंने आपसे क्या बोला है कि आपको फॉर्मूला बताना है लिक्विडिटी रेशियो का। इट मीन्स हमें दोनों का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखें अगर, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, बहुत आसान है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है करंट रेशियो। लिक्विड रेशियो की बात करें तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है यही सेम होता है और इसमें और एक आइटम जो है वो डिडक्ट हो जाता है, जैसे कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। पहले तो हमने यही चीज लिख ली सेम टू सेम। अब इसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा स्टॉक, और अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन में लिक्विडिटी रेशियो पूछा है कि लिक्विड रेशियो पूछा है। तो ये इसके फॉर्मूले हैं। हाँ, इनके दूसरे नाम क्या है? करंट रेशियो का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। कभी क्वेश्चन इसके नाम से भी आ सकता है। लिक्विड रेशियो को और क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? एसिड टेस्ट रेशियो। ये तीन नाम होते हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। और करंट रेशियो के क्या नाम होते हैं? करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो आपको ध्यान देना है कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ के जो है हमने देखा लिक्विडिटी लिखा है बट हमने गलती से जो है लिक्विड पढ़ लिया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख कर आ जाएंगे। तो हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा, हाँ, इसी का ही और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो आपको 2 लाइन वो भी लिखनी पड़ेगी। तो करंट रेशियो आपको क्या बता रहा है? फॉर्मूले से हमें पता पड़ रहा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन बता रहा है। वही हमने पढ़ा था पिछला क्वेश्चन जब आया था, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, हमने वही चीज बताई थी। तो हम क्या लिखेंगे? करंट रेशियो सेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, या फिर the excess of current assets over the current liabilities determine the current ratio. It is also known as working capital ratio. और उसके बाद ये फॉर्मूला आप लिख दो, डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में हमें 2 लाइनें लिखनी है और आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। ठीक है, यस। 9th क्वेश्चन है अब हमारा प्रैक्टिकल। बहुत देर के बाद आया है हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो निकालना है। हाँ स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी रखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं या कौन से टॉपिक में से ज्यादा आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कंसाइनमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हर उसमें कंसाइनमेंट दिया हुआ है, अभी तो नहीं है। दूसरा हमने ये नोटिस किया है कि जो अकाउंटिंग रेशियो यानी फाइनेंशियल एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको ये चीजें ऑब्जर्व करती जानी है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हम उसको रीड कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, दैट इज
9 लाख है ना, जीरो सही नहीं लगे हुए हैं, हम फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 5। ओके, 9 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन सेल्स दिया हुआ है आपको 12 लाख का, 12 लाख का जो है आपको सेल्स दिया हुआ है और आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जब भी ऐसा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, हमें क्वेश्चन एक ही बार रीड करके और उसको शॉर्ट में लिख देना है समराइज्ड वे में, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। ठीक है, ये चीजें हमें काम आती हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है ₹9 लाख। ठीक है, फिर आपको सेल्स दी हुई है ₹12 लाख। ठीक है, निकालना क्या है, हमें रिक्वायर्ड क्या है वो भी लिख लेते हैं हम। हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये क्वेश्चन हमें तभी बनेगा जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, अब हम देखें हमारे पास दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहले हम फॉर्मूला पुटअप करते हैं, उसमें कौन कौन सी आइटम्स की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं हमारे पास, या फिर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिससे हम वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, नेट सेल्स पे, इनटू 100 लिखा है, यानी आपका आंसर इसमें परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास सेल्स दी हुई है क्या, यस। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास ये तो इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या। आपके पास कितने में आपने बेचा है और कितने में आपने खरीदा है, आपको दोनों इंफॉर्मेशन है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा इनटू 100। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जितने में आपने बेचा है दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एग्जाम में आप इसको पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। सेल्स है आपकी 12 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 9 लाख, देन इसको डिफरेंस आ गया हमारा 3 लाख रुपीज जो है हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, नेट सेल्स भी है, तो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 3 लाख, और अपॉन में अगर हम लिखें सेल्स दैट विल बी 12 लाख इनटू 100। ओके, हियर इज नॉट प्रॉपर स्पेस, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आपको इसके बाद जो है उसको सॉल्व करना है, और फॉर्मूला जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। 5 से 5 0 कैंसिल, 1/4, एंड 4 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं देन 25% विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है, दैट इज 25%। देख लीजिए आप सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ जरूरत है तो प्रैक्टिस की। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसी का और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, कौन से आइटम्स जो है करंट एसेट्स में इंक्लूडेड हैं, और आपको लिखना है एनी 4। तो आप लिख सकते हैं डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को मिला के आ जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश आ जाएगा, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, ये सब आपके क्या है, करंट एसेट्स हैं। इसके अलावा क्या आ जाएगा आपका स्टॉक, एक करंट एसेट है, बहुत सारे करंट एसेट्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर अगेन 10th क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल, और हम उसको फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, हाँ,
और में दिया हुआ है इसके, एक्सप्लेन द टर्म कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या होता है कैश इक्विवेलेंट? उसके नाम से भी क्लियर है कि कैश इक्विवेलेंट यानी कैश के बराबर। तो ये एक ऐसा टर्म है जो क्या डिफाइन करता है, दैट द एसेट्स which can be easily converted into cash without any loss। ऐसी एसेट्स जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो, विद इन अ लॉस, सॉरी विदाउट अ लॉस जो है वो कन्वर्ट हो जाए कैश में, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हम लिख सकते हैं बैंक बैलेंस जो है आपका कैश इक्विवेलेंट है, आपका चेक जो है वो कैश इक्विवेलेंट है, कैश तो है ही कैश। ओके, ड्राफ्ट जो है आपका कैश इक्विवेलेंट है। या इसके अलावा ऐसी कोई करंट एसेट्स जो विद इन अ शॉर्ट टर्म, बहुत ही कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो उसको हम बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कैन यू सी over the board? नेक्स्ट दिया हुआ है, राइट द कॉसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म डिसॉल्व क्यों होती है? जब म्यूचुअल कंसेंट जो है पार्टनर्स के बीच में खत्म हो जाता है। तो हम एक ये पॉइंट लिख सकते हैं, कंसेंट ऑफ पार्टनर इज डिसएग्रीड। जब पार्टनर जो है आपस में डिसएग्री होते हैं तब जो है डिसोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा डिसोल्यूशन कब हो सकता है? व्हेन अ बिजनेस इज गोइंग ऑन द इलीगल पाथ। जब आपका बिजनेस जो है इलीगल होता है तब ये एक कॉज है कि डिसोल्यूशन हो जाता है। इलीगल किस तरीके से हो सकता है? एक तो हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था कि अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो इंक्रीज हो गए, जितनी लिमिट है उससे ज्यादा हो गए, तो आपका डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ऐसा भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट अगर हम कॉज देखें डिसोल्यूशन का, तो और क्या हो सकता है? जब कोई पार्टनर जो है अनसाउंड माइंड का हो गया या इनसेन हो गया, मतलब जब कोई पार्टनर पागल हो गया है, तो तब जो है आपका डिसोल्यूशन कंपलसरी हो जाएगा। फिर यहाँ कोई पार्टनर जो है आपका फ्रॉड केस में इन्वॉल्व हो गया है, ओके, कुछ मिसकंडक्ट कर रहा है, तब जो है आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी के केस में, मिसकंडक्ट के केस में, फ्रॉड के केस में, व्हेन अ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसके कारण जो है डिसोल्यूशन हो सकता है। आपका क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का, तो आप कोई भी 3 पॉइंट लेके और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है? तो कब हो सकता है? जब कोई मेंबर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है, आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेंबर ही इंसॉल्वेंट हो गया है। आप में से कोई पार्टनर था, सपोज देयर वर 3 पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर्स वर देयर, उसमें से ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपको पार्टनरशिप जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। तो व्हेन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो एक तो आपका इंसॉल्वेंट के केस में आपको कंपलसरी जो है क्या करना पड़ेगा? डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। दूसरा हमने ऑब्जेक्टिव अभी जो देखा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है अगर एक्सीड हो जाते हैं, तब भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सीड्स द लिमिट, तो तब जो है आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं? जब आपका बिजनेस जो है वो, कोई भी 3 पॉइंट लिखने हैं, तो बिजनेस जो है जब आपका इलीगल होगा तब भी जो है आपका डिसोल्यूशन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम हमारे 12th क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट होता है, सबसे पहले बात तो, ओके। और ये कब बनाया जाता है? हमें पता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म को जब डिसॉल्व करते हैं या फर्म जब वाइंड अप होती है, तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। इसका पर्पस क्या रहता है? इसका पर्पस रहता है, it shows the amount realized from the assets sold at the time of dissolution and the liabilities paid off at that time। ठीक है, इसलिए जो है रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके,
यानी एसेट से कितना रिकवर हो रहा है आपको वो अमाउंट भी आ जाता है, और लाइबिलिटीज आप कितनी पे कर रहे हो वो अमाउंट भी हम उसमें मेंशन करते हैं। यस, 12th का और क्वेश्चन इज गिवन एंड दैट इज अगेन हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हम उसको रीड करते हैं पहले बाय मेकिंग आवर स्क्रीन शॉट। यस, ABC are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 1:2:3. They dissolved the firm on 31st December 2017 को डिसॉल्व हुई है फर्म। ऑन दिस ड्यू डेट आपको बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैपिटल दी हुई है लाइबिलिटीज साइड में, फिर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं, करंट एसेट्स दिए हुए हैं और कैश दिया हुआ है एसेट साइड। ठीक है, और टोटल आपको दिया हुआ है 1,50,000 1,50,000। ओके, बैलेंस शीट दी हुई है और आगे क्या बोल रहे हैं वो 10% लेस देन बुक वैल्यू वॉज रियलाइज फ्रॉम एसेट्स। बुक वैल्यू जो एसेट्स की वैल्यू है उससे 10% कम जो है आपको रियलाइज हुए हैं। क्रेडिटर्स वे आर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को पूरा का पूरा अमाउंट पे किया गया है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं ₹500 पेड इन कैश। एन अमाउंट ऑफ ₹500 was paid for contingent liabilities के लिए जो है 500 पे किए गए हैं, for which no provision was made in the books। आपको क्या करना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और हमने ये भी चीज अभी ऑब्जर्व की है कि रियलाइजेशन इट मींस डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो। 2019 के पेपर में भी हमने देखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आया था, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा दैट इज 12 और 12th का है और क्वेश्चन आपको सभी चीजें मेंशन करनी है जब आप पेपर सॉल्व करते हैं। ओके, हम सॉल्व करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आपको पहले सॉल्व करना है फिर मैच करना है सॉल्यूशन। ओके, ओके, हम लिखते हैं हमारा पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट का डेबिट कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट का क्रेडिट कॉलम। ठीक है, ये फॉर्मेट बना लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है रियलाइजेशन में जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटी है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं, यानी बैलेंस शीट को पूरा एम्प्टी करते हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को अगर हटा दें तो इसके अलावा हमारे पास बचती है कैपिटल, जो कहाँ चली जाएगी, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और कैश को इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं, उसके लिए हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं और सबका पेमेंट कर देते हैं, वो वहां मेंटेन होता है। तो बची हमारी फिक्स्ड एसेट्स, हम लिखते हैं 2 फिक्स्ड एसेट्स और अमाउंट आ जाएगा आपका 1 लाख। फिर आता है आपका करंट एसेट्स, एंड द अमाउंट इज 40,000। और आपको दिए हुए हैं क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स और वो हैं आपके 60,000 के। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एसेट्स की वाइस वर्सा एंट्री इधर होगी जो रियलाइज होगा, और क्रेडिटर्स को अगर हमने पे ऑफ किया है या इसके अलावा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं तो वो इस साइड आ जाएंगे, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी तो वो इस साइड आ जाएंगे। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी हुई है इंफॉर्मेशन, 10% लेस देन द बुक वैल्यू वॉज रियलाइज फ्रॉम एसेट्स। एसेट्स से आपको 10% कम रियलाइज हुआ है, तो हम चाहें तो दोनों की एंट्री साथ में भी कर सकते हैं, या फिर बाय कैश लिखा है हमने, ब्रैकेट में लिख दें हम फिक्स्ड एसेट, और इससे अगर 10% कम रियलाइज हुआ है तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, तो 10,000 कम रियलाइज हुआ है दैट इज 90,000 जो है हमें रियलाइज हुआ है। 10% कम रियलाइज हुआ है यानी कितना रियलाइज हुआ है 90%, तो 1 लाख का 90% निकाल लिया हमने 90,000। फिर पूरी एसेट्स की बात की है तो करंट एसेट्स भी आ जाएगी, तो बाय कैश
और करंट एसेट से आपको कितना रियलाइज हुआ है 10% कम, तो 40,000 का 10% अगर हम लेस कर दें दैट इज 4,000, तो आ जाएगा आपका 36,000। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने बोला है क्रेडिटर्स वे आर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को पूरा का पूरा पे कर दिया गया है, तो टू कैश और ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्रेडिटर्स और अमाउंट लिख देंगे दैट इज 60,000। हाँ, इसके अलावा भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹500 पेड इन कैश, तो कैश में पे कर दिए हैं, तो हमने लिख दिया ये एक्सपेंसेस दैट इज 500। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एन अमाउंट फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो वो भी पे कर दी गई है जिसका कोई प्रोविजन नहीं था, तो ये आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई, दैट विल बी 500। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे और या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। डिसोल्यूशन हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है, डेफिनेटली कंपनी लॉस में होगी तभी बंद हो रही है, या फर्म, ये फर्म का केस है, फर्म बंद कब होती है, जब लॉस में जाती है, तो डेफिनेटली लॉस आना चाहिए, लेकिन किसी किसी केस में प्रॉफिट भी आता है। तो हम टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का। यस, 1,40,000 प्लस 60 अगेन 2,01,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2,01,000। 2 को अच्छे से लिख लेते हैं हम। इस साइड का टोटल करते हैं, 60 प्लस 50 1,50,000, 1,50,000 प्लस 30 1,80,000 एंड 1,86,000, यानी हमारा यही इस साइड का कॉलम ही ज्यादा आ रहा है। ये हो गया आपका 2,01,000। अब 2,01,000 ये है आपका, और इसमें से लेस कर देंगे हमारा 1,86,000। ठीक है, अब इसको लेस करेंगे तो 11 में से 6 गया आपका 5, और ये कितना आ जाएगा 9 में से 8 गया दैट इज 1। 15,000 जो है आपका बाकी का आ रहा है। ठीक है, तो बाय लॉस 15,000, और ये लॉस किसको बटेगा, जितने पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं हमने ऊपर देखे थे ABC, और इनके जो रेशियो हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दैट इज 1, 2 एंड 3। तो 15,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 1, 2 एंड 3। 3 प्लस 3 6, 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 2 12, 30, 5 2500, तो A का हो जाएगा 2500, B का इंटू 2 दैट इज 5,000, और 3 का हो जाएगा आपका 25 इंटू 3 दैट इज 7,500। ठीक है, ये हो गया आपका लॉस, और जो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए आप, आई विल इंक्रीज साइज ऑफ, यस, देख लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। टिल देन आपको पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना है और उसको अच्छे से समझना है, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग इट यू कैन आस्क मी। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नए सेशन में। विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।